এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। নমস্কার, এক্সপ্রেস নিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। এখন সময় হেলথ এক্সপ্রেসের। আর হেলথ এক্সপ্রেস মানেই আমরা প্রত্যেক দিন এই হেলথ এক্সপ্রেসে আলোচনা করি বিভিন্ন ডক্টরসদের সঙ্গে বিভিন্ন রোগের প্রতিকার, তার সমাধান, সেই সমস্ত রোগগুলোর সমস্যা নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি। এবং হেলথ ওয়ার্ল্ড আপনারা জানেন যে একটি বিশেষ একটি হসপিটাল, যে হসপিটাল একটি স্বনামধন্য হসপিটাল হেলথ ওয়ার্ল্ড আসানসোল, এবং দুর্গাপুরেও রয়েছে। হেলথ ওয়ার্ল্ড আসানসোলের বিভিন্ন বিভাগের স্বনামধন্য খ্যাতনামা ডক্টরসরা আমাদের এই হেলথ এক্সপ্রেসে আসেন এবং প্রত্যেক দিন এক একটি রোগ নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করি, সেই রোগের সমস্যা, সেই রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে কি কি করতে হবে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করি এই হেলথ এক্সপ্রেসে। আজকে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল থেকে যে ডক্টর আমাদের সঙ্গে আজকে যোগ দিয়েছেন তিনি হলেন ডক্টর মিলন কুমার সেঞ্জালিয়া, নিউরোসার্জন। উনি সিনিয়র কনসালটেন্ট ব্রেন অ্যান্ড স্পাইন सर्जन। तो डॉक्टर सेंजालिया के আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो हम आज न्यूरो के बारे में जानकारी लेंगे और स्पेसिफिक हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानेंगे। और আমাদের যারা সমস্ত ডক্টর মানে ওদিকে বন্ধুরা রয়েছেন তাদেরকে আমরা জানাবো যে ব্রেন টিউমার সম্পর্কে, ব্রেন টিউমার নিয়ে আমাদের বিভিন্ন রকমের ধারণা রয়েছে। ব্রেন টিউমার কথাটা শুনলেই আমাদের মনের ভেতরে কীরকম একটা করে ওঠে যে ব্রেন টিউমার হয়েছে, সেখান থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো কিনা, সেখান থেকে আমরা পুরোপুরিভাবে সেরে উঠতে পারবো কিনা, ব্রেন টিউমার হলে কি হয়, এই সমস্ত কিছু ব্রেন টিউমার কথাটা শুনলেই আমাদের মনের মধ্যে কীরকম একটা করে ওঠে। তো সেরকম কিছু ব্যাপার নেই, কেননা যেহেতু হেলথ ওয়ার্ল্ড আপনাদের একেবারে হাতের কাছে রয়েছে। আপনারা হেলথ ওয়ার্ল্ডে গেলেই ডক্টর সেঞ্জালিয়ার মতন ডক্টরদের পাবেন, তাদের সঙ্গে আপনারা কনসাল্ট করুন এবং তারা আপনাদের সঠিক পথের দিশা দেখাবে। तो डॉक्टर सेंजालिया, आपको मैं पहली जो क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? जी धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर एक्चुअली बाकी जो हमारे शरीर में ट्यूमर्स होते हैं उसी की तरह होता है। बाय डेफिनेशन अगर ट्यूमर हम बोले तो हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं जो होती, जब वो एबनॉर्मल सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है तब वो एक ट्यूमर का स्वरूप धारण करते हैं। तो उसी तरह के ब्रेन ट्यूमर्स में ब्रेन के जो सेल्स होते हैं और उसके आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं, जब उनका एक्सेसिव और एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है तो एक वो ट्यूमर का रूप धारण कर लेते हैं, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के जो ट्यूमर्स है, ब्रेन ट्यूमर वही माने ब्रेन ट्यूमर भी वही है? हाँ, एक तरह से जैसे बाकी जगह जैसे लीवर में ट्यूमर्स हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, किडनी का ट्यूमर हो सकता है, तो उसी तरह से ब्रेन के सेल्स के और आसपास के ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं, ब्रेन के आसपास जो लेयरिंग्स होते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में मेनिंजिस बोलते हैं, वहाँ से जो ट्यूमर्स अराइज होता है उसे ब्रेन ट्यूमर्स कहा जाता है। তাহলে আপনারা সকলে শুনলেন যে ব্রেন টিউমার অন্যান্য টিউমারের মতোই, মানে ব্রেন টিউমার মানে আলাদা করে কোনো একটা ভয় পাওয়ার কারণ নেই। যেরকম
দেহের অন্যান্য জায়গায় টিউমার হতে পারে সেরকমই ব্রেনে যখন টিউমার হচ্ছে তখন কিন্তু তাকে আমরা ब्रेन ट्यूमर बोलছি। এবার मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ब्रेन ट्यूमर क्या बहुत कुछ समस्या का कारण हो सकता है? हाँ, एक्चुअली फॉर्चुनेटली अगर हम बाकी ट्यूमर्स को कंपेयर करें कि ब्रेन ट्यूमर होना इन जनरल पॉपुलेशन में काफ़ी कम होता है, इट्स अ रेयर फिनोमिना, मतलब कम होते हैं बाकी ट्यूमर्स के कंपैरिजन में। बट अगर ब्रेन ट्यूमर किसी को हुआ है तो उसके सिम्टम्स और उसका जो प्रोग्रेशन होता है उसकी वजह से उस पेशेंट के बॉडी पे है और उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में काफ़ी असर होता है, सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो इस वजह से ब्रेन ट्यूमर को पिकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेन ट्यूमर एज सच काफ़ी रेयर है अदर ट्यूमर्स के कंपैरिजन में, और कुछ स्टडीज़ हम इंडिया में देखें तो ऐसा कहा जाता है कि एनुअली 40,000 to 50,000 ट्यूमर्स हर साल नए डायग्नोज होते हैं इंडिया में। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर का कोई प्रकार भेद है? हाँ, इन जनरल ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं उसे हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स जैसे हमने पहले ही बताया कि जो ब्रेन के अंदर ही ब्रेन के सेल से जो ट्यूमर्स अराइज होता है उसे प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं। और बाकी जो जैसे मान लो कि कोई एक पेशेंट है जिसको लंग्स ट्यूमर है, लंग्स में कैंसर है या किडनी में कैंसर है, होता क्या है कि वो कैंसर भी शरीर में फैलता है, तो हो सकता है कि उस पे फैल जाता है, तो हो सकता है कि वो पेशेंट जो है उसको किडनी का ट्यूमर है, मतलब अपनी किडनी के अंदर एक कैंसर का ट्यूमर है जो स्प्रेड होके ब्रेन तक कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी जी। तो जैसे कि किडनी में अगर ट्यूमर है जो कि कैंसर टाइप का है, तो अगर वो स्प्रेड होके ब्रेन में पहुंच गया तो एक तरह से ब्रेन ट्यूमर ही है, बट वो ब्रेन का अपना नहीं है, वो किडनी में से स्प्रेड होके पहुंचा है, तो उसको सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। अच्छा। तो मोटा मोटा हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं ब्रेन के खुद के सेल्स से अराइज होता है। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर जो होता है ब्रेन तक स्प्रेड होके कहीं और से पहुंचा है और उस पेशेंट में कहीं और अपना खुद का एक प्राइमरी ट्यूमर से, हो सकता है वो लंग्स में हो, किडनी में हो, या फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है, ये कुछ ट्यूमर्स है जो ब्रेन तक स्प्रेड कॉमनली होते हैं। আচ্ছা, তাহলে আপনারা জানলেন যে ব্রেন টিউমার দু ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে প্রাইমারি এবং একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি। প্রাইমারি ব্রেন টিউমার মানে ব্রেনেই যে টিউমারটা হচ্ছে ওটা হচ্ছে প্রাইমারি ব্রেন টিউমার। আর সেকেন্ডারি ব্রেন টিউমার ডক্টর যেটা বলছেন যে যদি আপনার মানে বডি পার্টে বিভিন্ন জায়গায় অন্য অন্য জায়গায় যদি টিউমার গ্রো করে, সেটা যদি স্প্রেড করে আপনার ব্রেন অবধি যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ওটাও একটা ব্রেন টিউমার होते पारे। तो ये कितना खतरनाक है? जैसे कि हमने बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर तो शरीर में कहीं और कैंसर की वजह से ही स्प्रेड होके वहाँ पे पहुँचा है। तो जो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं वो यूजुअली ज़्यादातर तो कैंसर ही होते हैं और डेंजरस होते हैं, और उसका प्रोग्नोसिस अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि उसका शरीर में जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहीं और जैसे कि लंग्स या किडनी में है वो किस स्टेज में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उसको हम दो तरह के डिवाइड कर सकते हैं कि एक बिनाइन ट्यूमर जिसको हम सादी गठान बोलते हैं, और मेलिग्नेंट या कैंसर वाला ट्यूमर। मतलब प्राइमरी जो ब्रेन के ट्यूमर्स होते हैं वो सादा भी हो सकता है और कैंसर का भी हो सकता है। और सादा ट्यूमर्स है तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। कैंसर ट्यूमर अगर अर्ली स्टेज में पिकअप हो के उसका टाइमली जो ट्रीटमेंट जरूरी है हो जाए तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पर अगर जो ट्रीटमेंट करना है वहीं लेट होगा तो हो सकता है कि सीरियस कंडीशन पेशेंट के लिए हो सकता है। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि सादा ट्यूमर और जो कैंसर का ट्यूमर है, ये दोनों में अंतर क्या है, और ये दोनों में कौन सा ज़्यादा डायग्नोसिस करने से तुरंत जब आपके पास आता है तो ट्रीटमेंट करने से तुरंत अच्छा हो जाता है जो सादा ट्यूमर होता है? जी, सादा ट्यूमर्स में यूजुअली क्या होता है कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा और ब्रेन के ऐसे एरियाज में है कि आप पूरा ट्यूमर अच्छे से निकाल पाते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पेशेंट वो भी ऑपरेट करना पड़ता है? ऑपरेट मोस्टली ब्रेन ट्यूमर्स जो होता है उसको ऑपरेट ही करना पड़ता है अगर एडवांस स्टेज में नहीं है तो। अच्छा। और आजकल जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है उसके हिसाब से अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो बिनाइन या जो सादे ट्यूमर्स होते हैं उसमें रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। और जो कैंसर वाले ट्यूमर्स होते हैं उसमें डिपेंड्स करता है कि उसका कौन सा स्टेज है, किस स्टेज पे सर्जरी हुआ है। बट दो तीन चीज़ें हैं, जो सादे ट्यूमर्स होते हैं उसमें सर्जरी ही मेन रोल होता है उसके ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट का। और कैंसर वाला जो ट्यूमर होगा उसमें डिपेंड करता है कि सर्जरी होने के बाद अगर वापस
MRI या उस तरह का जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें लगेगा कि थोड़ा बहुत ट्यूमर्स बाकी है या उसका एडवांस स्टेज है, तो हमें और कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी वगैरह देना होता है। तो मोटा मोटा जो कैंसर वाले ट्यूमर्स होते हैं उसका मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिनाइन या सादे ट्यूमर्स के कंपैरिजन में। और कैंसर वाले ट्यूमर्स में मैनेजमेंट होने के बाद भी कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में वापस ट्यूमर्स या कैंसर वाला ट्यूमर फिर से होने की संभावना रहती और है। वो सादा ट्यूमर के जो आप बोल रहे हैं वो उसको सर्जरी करने के बाद फैलने का डर नहीं होता है, उसमें यूजुअली रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी जरूरत नहीं पड़ता है और उसको दोबारा होने की संभावना बहुत ही कम होती है। আচ্ছা, তো আপনারা জানলেন যে দু ধরনের টিউমার হতে পারে ব্রেনের মধ্যে, একটা সাদা টিউমার এবং যেটা ম্যালিগনেন্ট বা ক্যান্সার টাইপ का जो টিউমার होता है वो মানে ওই দুটো হতে পারে। এইবার যদি সাদা টিউমার হয় তাহলে আপনার অপারেট করার পরে মানে যদি একদম ফার্স্ট স্টেজে হয় তাহলে হয়তো বা খুব চান্সেস কম থাকে যে অপারেট করতে হবে, কিন্তু যদি আরেকটু পরের দিকে হয় বা স্টেজটা যদি আরেকটু বেশি হয় তাহলে সেটাকে অপারেট করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। সেটাকে অপারেট করার পর কিন্তু পুরোপুরি কিওর হয়ে যাওয়ার একটা চান্সেস থাকছে, আর টিউমার সেখানে হচ্ছে না। কিন্তু যদি সেটা ম্যালিগনেন্ট হয়, যদি সেটা ক্যান্সারে রূপ নিয়ে থাকে তাহলে অপারেট করার পরে আবার কিন্তু একটা ছড়ানোর বা फैलने का डर रह जाता है वो जो ट्यूमर होता है। तो क्या ब्रेन ट्यूमर हमेशा कैंसर ही होता है, ऐसा कुछ है? जी नहीं, जैसे हमने बताया वैसे ही कि कुछ ट्यूमर्स जो ब्रेन के होते हैं वो कैंसर के होते हैं और कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं वो सादे होते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में बिनाइन कहते हैं और कैंसर वाले ट्यूमर्स को मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहते हैं। अच्छा, ये माने रिस्क फैक्टर कितना है? एज सच स्टडीज के हिसाब से ब्रेन ट्यूमर्स का रिस्क फैक्टर या ब्रेन ट्यूमर होने के कोई कारण एज सच नहीं है। यूजुअली जेनेटिक म्यूटेशन होता कैसे है ये ब्रेन ट्यूमर? वही बता रहा हूँ कि ब्रेन ट्यूमर जैसे कि मान लो कि अपने जीआई ट्रैक्ट मतलब स्टमक का कैंसर हो गया, लंग्स का कैंसर हो गया, उसके कुछ डिफाइंड रिस्क फैक्टर है कि कोई आदमी जो है ज़्यादा स्मोकिंग करता है जिसमें लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कोई ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको और कुछ मेलिग्नेंसीज या ट्यूमर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लीवर का कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाए। तो पर ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी चीज़ है जिसमें इस तरह के कोई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं हुए, तो आपकी कोई लाइफस्टाइल से ही होगा ऐसा कहना मुश्किल है। ऐसा कोई उसके रीज़न हमें पता नहीं चले हैं, पर जेनेटिक म्यूटेशंस मतलब जिन आनुवंशिक जो हमारे शरीर में जीन्स होते हैं उसमें चेंजेस हो जाने की वजह से ही इस तरह के ट्यूमर्स होते हैं। तो अच्छा, जीन फैक्टर ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करेंगे या ये खाएंगे या आप ये पिएंगे, ये नहीं खाएंगे या नहीं पिएंगे तो आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा। होना है तो किसी में भी हो सकता है, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो उसको हमारे हाथ की चीज नहीं है। আচ্ছা, তাহলে আমরা যেটা শুনলাম যে ব্রেন টিউমার কিন্তু আমাদের হাতে থাকে না, অন্য অনেক যে সমস্ত রোগগুলো হয় হয়তো আমাদের লাইফস্টাইল আমরা ঠিকঠাক করছি না বলে, বা আমরা বেশি অ্যালকোহল নিচ্ছি, বা আমরা বেশি পরিমাণে সিগারেট মানে স্মোক করছি, এই সমস্ত জন্য অনেক রোগ আমরা কিন্তু আমাদের শরীরে নিজেরাই প্রতিপালন করি, নিয়ে আসি। কিন্তু ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে বলা যায় না যে কোথা থেকে হবে। কিছুটা ডক্টর যেটা বললেন যে জিন ঘটিত কারণের জন্য, জিনের চেঞ্জেসের জন্য হতে পারে ব্রেন টিউমার, কিন্তু অ্যাজ সাচ কখন কার কিভাবে ব্রেন টিউমার হবে সেটা কিন্তু অ্যাজ সাচ ঠিকভাবে বলা যায় না যে এই জন্যই ব্রেন টিউমারটা হয়েছে। তো এটার সঙ্গে সরাসরি লাইফস্টাইল কোনোভাবেই জোড়া থাকে না, বা লাইফস্টাইলের জন্য কিন্তু এটা হয় না। এবারে যেটা হচ্ছে যে क्या कोई जेनेटिक या जीवन शैली से जुड़ा जो जोखिम होता है वो ब्रेन ट्यूमर की संभावना बढ़ाता है? नहीं, जीवन शैली से तो जैसे हमने बात किया वैसा कुछ है नहीं कि आप ये खाने पीना, एनवायरमेंटल फैक्टर या आपकी कुछ हैबिट्स की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। बट जेनेटिक्स फैक्टर डेफिनेटली उसमें रोल प्ले करते हैं कि ब्रेन ट्यूमर होने में। किसी में अचानक से ही जो जीन्स होते हैं उसमें चेंजेस होने की वजह से ट्यूमर हो सकता है, और कुछ जो ट्यूमर्स होते हैं फिर वो चाहे बिनाइन मतलब सादा ट्यूमर हो, कैंसर का ट्यूमर्स हो, वो आनुवंशिक मतलब हेरिडेटरी भी होता है कि अगर आपके मदर फादर में है तो बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाते हैं। बट फॉर्चुनेटली ऐसे जो ट्यूमर्स होते हैं जो आनुवंशिक में होते हैं कि एक पीढ़ी में है तो दूसरे में आ सकता है, या भाई में है तो उसके सिबलिंग्स भाई और बहन में हो सकता है,
वैसे ट्यूमर्स है पर उसके परसेंटेज बहुत ही कम है। আচ্ছা, ये तो মানে সরাসরি তো লাইফস্টাইলের সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু এখন আমাদের যে মানে যেরকম একটা লাইফস্টাইল হয়েছে যে मोबाइल फोन्स, ওই मोबाइल फोन्स का वो जो रेडियंस होता है बा एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, हमारे जो आसपास जो एनवायरमेंट है वो भी चेंज हो रहा है, तो इसका कोई असर होता है ब्रेन ट्यूमर में? बहुत ही है कि मतलब आजकल की ज़्यादातर और एक्सेसिव मोबाइल यूज़ से ब्रेन ट्यूमर होता है कि नहीं है, पर अभी तक की जो स्टडीज़ हुई है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ के, उस हिसाब से हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसका जो रेडिएशन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है, और आज तक ऐसा कुछ रिसर्च में कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है कि फ़ोन यूज़ करने की वजह से ही ट्यूमर्स होता है, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक तो नहीं मिला है। तो जो हम आजकल यूज़ करते हैं फ़ोन, उसका रेडिएशन बहुत ही कम होता है, बट हाँ हाई डोज में अगर रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, और रेडिएशन में भी अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, उसमें एक तरह का होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो हाई डोज आयोनाइजिंग रेडिएशन का अगर आपका एक्सपोजर होता है किसी इस तरह के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कुछ फैक्टरीज में काम कर रहे हैं, तो हाँ चांसेस है कि हो सकता है, पर एज सच मोबाइल फ़ोन की वजह से तो नहीं होता। और एनवायरनमेंट में भी एज सच डायरेक्ट तो कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि उसकी वजह से होता होगा। আচ্ছা, তাহলে আমরা শুনলাম যে মোবাইল ফোনের রেডিয়েন্স বা এনভায়রনমেন্টের চেঞ্জের জন্য, বা এনভায়রনমেন্ট এমন একটা জায়গায় আপনি হয়তো কাজ করছেন যে জায়গাতে মানে এনভায়রনমেন্টটা আপনার শরীরের জন্য খুব খারাপ হচ্ছে, তার জন্য কিন্তু অন্য কিছু ডিজিজ হলেও হতে পারে, কিন্তু ব্রেন টিউমার অ্যাজ সাচ কিন্তু ওর জন্য হয় না, মানে এরকম রিসার্চের ক্ষেত্রে উঠে আসেনি। এবার मेरा अगला क्वेश्चन है जो व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर? हाँ, जो ब्रेन ट्यूमर्स ने कॉमन सिम्टम्स पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें कि हेडेक कॉमन रहता है, बट हेडेक जो हम जनरल देखते हैं उस तरह का नहीं होना चाहिए। ब्रेन ट्यूमर की वजह से जो हेडेक होगा उसका कुछ स्पेक्युलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि एक्सेसिव हेडेक होना, मॉर्निंग में ज़्यादा हेडेक होना, सुबह उठने के बाद ही तुरंत हेडेक होना। अच्छा। और जो सिंपल्स पेन किलर्स हम लेते हैं जिससे हेडेक रिलीव हो जाते हैं, वो पेन किलर्स लेने की वजह से भी हेडेक रिलीव नहीं होता है, डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग हो रहा है, पेशेंट को बोलने की दिक्कत आ रही है, सुनाई देने में कम लगता है, चलने में बैलेंस नहीं रह रहा है, किसी और हाथ पैर में पैरालिसिस का असर होता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स है जिसके साथ पेशेंट यूजुअली डॉक्टर के पास आता है। तो ये सब सिम्टम्स जब भी कोई पेशेंट देखता है तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। इस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्सेसिव हेडेक हो रहा है, हेडेक के साथ साथ वॉमिटिंग हो रहा है, हेडेक सिंपल पेन किलर से रिलीव नहीं हो रहा है, अचानक से आपके हाथ पैर में कुछ कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है, बोलने में दिक्कत आ रही है, देखने में दिक्कत आ रही है, सुनाई देने में इम्बैलेंस, तो आपको डॉक्टर को तुरंत न्यूरोसार्जन को कंसल्ट करना चाहिए। আচ্ছা, তাহলে আমরা শুনলাম যে সিমটমগুলো কি কি। যদি আপনার প্রচণ্ড এক্সেসিভ পেন হেডেক হয় এবং যদি তার সাথে ভমিটিং হয়, যদি আপনার মনে হয় যে সাধারণ যে পেন কিলার খেলে আপনার হেডেকটা থেকে আপনি রিলিফ পান অন্যান্য সময়, কিন্তু এক্ষেত্রে হচ্ছে না, সেটা আপনার হেডেকটা বেড়েই যাচ্ছে এবং দিনের পর দিন সেই বাড়াটা আরো অনেক বেশি আপনার হেডেক হচ্ছে, ভমিটিং হচ্ছে, আপনি হাঁটতে গেলে আপনি ব্যালেন্স পাচ্ছেন না, ব্যালেন্স মানে হাঁটার সময় আপনার ব্যালেন্স এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে, আপনার চোখের দৃষ্টিশক্তি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। তো এই জিনিসগুলো যখনই আপনি দেখতে পাবেন তখনই আপনি ভাববেন যে এরকম ধরনের কোনো মানে ব্রেন টিউমার জনিত কোনো রকমের কোনো সমস্যা আপনার হলেও হতে পারে। তাই আপনি আর দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো নিউরোসার্জনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, এবং এক্ষেত্রে অতি অবশ্যই হেলথ ওয়ার্ল্ড আসানসোলের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, কেননা হেলথ ওয়ার্ল্ড আসানসোলে বিভিন্ন বিভাগের যেরকম ডক্টরস রয়েছেন ঠিক সেরকমই ডক্টর মিলন কুমার সেঞ্জালিয়া তিনি রয়েছেন। তিনি আপনাদের একটা সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারবেন। अच्छा डॉक्टर जे ये जो हेल्थ वर्ल्ड में आपका ये जो ब्रेन ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट होता है ये एकदम बेस्ट
जी जी, अभी ट्रीटमेंट तक होता जो है? भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, सर्जरी में इस तरह के माइक्रोस्कोप का यूज़ होना, डायग्नोसिस के लिए एमआरआई सीटी स्कैन होना, उस तरह की सब वो ये माइक्रो फैसिलिटीज। सर्जरी से भी जी ठीक जी, किया जाता है? माइक्रो सर्जरी से माइक्रोस्कोप का इसमें यूज़ होता है, क्योंकि जो सर्जरीज जो होती है तो ओपन करके ही होगा, बट जो उसमें सर्जरी ट्यूमर निकालने के टाइम पे ब्रेन के जो बाकी नॉर्मल टिश्यूज है वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो माइक्रोस्कोप के बिना सेंसिटिव आपको होता है दिखने बहुत। सेंसिटिव होता है। तो उसमें अगर माइक्रोस्कोप का यूज़ होगा तो आपको उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करके बचा के ट्यूमर निकाल सकते हैं, ताकि पेशेंट को ट्यूमर की सर्जरी होने के बाद और कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, प्रॉब्लम होने का कोई चांसेस है? जी जी, अगर इस तरह के जो ट्यूमर्स की सर्जरीज होती है, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो जैसे बात की वैसे रिजल्ट तो अच्छे ही मिलते हैं, बट अगर एडवांस स्टेज में है और अगर ट्यूमर का लोकेशन ब्रेन में ऐसी जगह पे है कि जहाँ से हमारा हाथ पैर ना हिलना मतलब मूवमेंट होना कंट्रोल हो रहा है, बोलने का अगर वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, उस जगह पे अगर ट्यूमर है तो सर्जरी के बाद कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि बोलने में दिक्कत आना, पैरालिसिस का असर होना, ये सब चीज़ें हो सकती है। बट ऑन अ लॉन्गर टर्म विथ फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी और रिहेबिलिटेशन जो थेरापी होती है वो अगर किया जाए तो कुछ तो महीनों में धीरे-ধীरे धीरे वो धीरे नॉर्मल लाइफ में आ नॉर्मल लाइफ में आ सकता है, रिकवरी हो सकता है। আচ্ছা, তো আমরা জানলাম যে যদি আপনার ব্রেন টিউমার হয় তাহলে ওই যে প্রথমেই যেটা বলছি যে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ডক্টরের সাথে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে। ডক্টর আপনাকে দেখে যদি বলেন যে সেটা ব্রেন টিউমারই, তাহলে কিন্তু তিনি যা যা ভাবে বলছেন ঠিক সেরকম ভাবেই আপনাকে চলতে হবে এবং এগিয়ে গিয়ে আপনাকে সঠিক ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাকে কিন্তু ট্রিটমেন্টের মধ্যে থাকতে হবে। এবং সার্জারি করার পরে, মানে এটা তো খুব একটা সেনসিটিভ জায়গার মধ্যে ব্রেন টিউমারটা হচ্ছে, সুতরাং ব্রেনের ব্যাপার, সেটাকে ওপেন করে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখে যাতে কোনো রকমের কোনো টিস্যু ড্যামেজ না হয় সেই সমস্ত কিছু দেখে সেটাকে ডক্টররা অপারেট করছেন। এবার করার পরে যদি সার্জারি করার পরে কিছু কিছু সময় হয়তো আপনার ব্যালেন্সটা এখনো ঠিকঠাক আসেনি, আপনি ঠিক করে হয়তো হাঁটতে পারছেন না, কি তখনও আপনি ঠিক করে শুনতে পাচ্ছেন না বা ভালো করে কথা বলতে পারছেন না, সেগুলো কিন্তু ডক্টর সেঞ্জালিয়া যেটা বলছেন যে আপনি যদি ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে বা যা যা কিছু ডক্টর বলবেন সেই পরামর্শ মতন যদি আপনি এগিয়ে যান তাহলে কিন্তু আপনি আবার নর্মাল লাইফে ফিরতে পারবেন। তো সুতরাং চিন্তা করার কিছু নেই। ওই যে আবারও বলছি যে হেলথ ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। হেলথ ওয়ার্ল্ডে ডক্টর সেঞ্জালিয়ার মতন ডক্টরসরা রয়েছেন, তারা কিন্তু অতি সহজেই আপনার যে সমস্যাটা রয়েছে সেই সমস্যাটা আপনাকে বলে দেবে, কেমন করে তার প্রতিকার করতে হবে সেটা আপনাকে বলে দেবে। এবং অবশ্যই আপনাকে মানে হেলথ ওয়ার্ল্ডে যে সমস্ত অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি রয়েছে সেখানে ব্রেন টিউমারটা কিন্তু কোনো রকমের কোনো ফ্যাক্টর নয়, সেটা আপনি একেবারে পুরোপুরি কিউরেবল হতে পারে যদি সেটা ম্যালিগন্যান্ট না হয়। তাহলে হয়তো ম্যালিগন্যান্ট হলে আপনাকে আরও কিছুদিন কেমোথেরাপি বা ওই ধরনের প্রসেসের মধ্যে যেতে হতে পারে। আচ্ছা, এবার হাউ আর ব্রেন টিউমার্স ডায়াগনাইজড? अगर हमारे पास पेशेंट जैसे जो हमने सिम्टम्स बताए उस तरह के सिम्टम्स के साथ आता है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। फिर पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है ओपीडी में, जिससे हमें और कुछ चीज़ें पता चलती है। और फाइनल डायग्नोसिस जो ब्रेन ट्यूमर ना होता है वो मोस्टली दो चीज़ों से होता है। एक होता है एमआरआई ब्रेन, मतलब ब्रेन का हमें एमआरआई करना पड़ेगा, और साथ में अगर जरूरत हो तो सीटी स्कैन भी ब्रेन का करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें मिला के अगर ब्रेन ट्यूमर पेशेंट को है कि नहीं है इसमें पता चल जाता है। और बाकी जो फर्दर ट्रीटमेंट है, सर्जरी करना है नहीं करना है, वो चीज़ें भी इन दोनों से ही डिसाइड किया और जाता है। मैलिग्नेंट है कि नहीं ये कैसे? ये चीज़ें मैलिग्नेंट है कि नहीं है ये फाइनल तो देखिए ट्यूमर निकालने के बाद उसका बायोप्सी और हिस्टोपैथो मतलब बायोप्सी का एक तरह से ट्यूमर निकाल के लेबोरेटरी में जाएगा, उसका रिपोर्टिंग होगा, उससे ही 100% कंफर्म होता है। बट एमआरआई और एमआरआई के पिक्चर से देख के भी हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब आप 80% तक श्योर होकर बता सकते हैं डिपेंडिंग अपन एमआरआई ये सादा है ट्यूमर है ये क्या मैलिग्नेंट है, वो आप एमआरआई से भी आप 80% थोड़ा सा पता चल जाता है। 80% तक आप एक तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, when should someone see a neurosurgeon if they suspect a brain tumor? हाँ, अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया उस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहा है, एक्सेसिव हेडेक, देखने में दिक्कत, चलने में इम्बैलेंस रह रहा है, तो ये उस तरह के अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहा है तो कोई भी देरी किए बिना उनको डायरेक्ट न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है कि पेशेंट को अगर दिखने में दिक्कत आ रहा है,
कम सुनाई दे रहा है या चलने में दिक्कत आ रहा है, तो यूजुअली आंख में कोई दिक्कत है, कान में तो कोई वो आई दिक्कत स्पेशलिस्ट के है, पास हाँ, जाता तो है। उसी तरह से जाता है जनरल के पास जाना, हाँ, उसी में देर हो जाता है और पहुंचते पहुंचते वो ट्यूमर का साइज बढ़ जाता है और प्रोग्रेशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें दिक्कत आता है फर्दर ट्रीटमेंट में। फर्दर ट्रीटमेंट में दिक्कत आएगा एक बार अगर एडवांस स्टेज हो जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर आपको लगता है कि ब्रेन का इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो डायरेक्ट कंसल्ट करना बेटर है, ডাইরেক্ট নিউরোসার্জন কে পাশেই জানা চাইয়ে। মানে ডক্টর যেটা বলছেন যে যদি আপনার মনে হয় যে আপনি হয়তো প্রচন্ড হেডেক হচ্ছে, যা যা কিছু সিমটম গুলো আমরা বললাম, যে প্রচুর ভমিটিং হচ্ছে, হেডেক হচ্ছে, আপনারা হয়তো ভাবলেন যে জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে গেলে হয়তো আমার এটা সমাধান একটা হয়ে যাবে, বা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না একটু অসুবিধা হচ্ছে। জেনারেলি আমরা তো এটাই ভেবে থাকি যে চোখে আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি না তো আই স্পেশালিস্টের কাছে যাই, কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনার যদি শুধুমাত্র চোখে দেখতে একটু সমস্যা হয় তাহলে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যখন একসঙ্গে মানে एक साथ जो ये सब हो रहा है तो वो कोई आई स्पेशलिस्ट का दिखाने का जरूरत नहीं है, और पूरा एक साथ एक न्यूरोसर्जन के पास आप जाइए। न्यूरोसर्जन के पास जाने से आपको क्या होगा कि আপনারা এটাকে পুরোপুরি ভাবে একটা মানে ব্রেন টিউমার হয়েছে কিনা ওই যে এমআরআই বা যা যা কিছু পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে গেলে আপনারা জানতে পারবেন যে এটা কিন্তু ব্রেন টিউমারে দিকে গেছে কিনা। তাহলে এই সমস্ত কিছু যদি একসঙ্গে হয় তাহলে আলাদা আলাদা করে কোনো ডক্টর না দেখিয়ে আপনারা সোজা কিন্তু নিউরোসার্জনের কাছে যান। এবং আবারও বলছি, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোল বলুন বা দুর্গাপুর বলুন, দুই জায়গাতেই কিন্তু এই সমস্ত জিনিসের জন্য একটা বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, খুব ভালো ইনফ্রাস্ট্রাকচার রয়েছে। যারা আপনারা আসানসোলে আছেন তারা ঝট করে আসানসোলে যেতে পারেন, তাদেরকে আর দুর্গাপুরে আসার দরকার নেই, কেননা হাতের কাছেই যখন আসানসোলে মানে হেলথ ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে তখন তো তারা আর দুর্গাপুরে আসার কোনো প্রয়োজন নেই। দুর্গাপুরে যারা আছেন তারা দুর্গাপুরে, এবং হেলথ ওয়ার্ল্ডে এখন তো মানে ঝাড়খণ্ড হোক বা আশেপাশের রাজ্য থেকেও প্রচুর মানে মানুষজন ট্রিটমেন্টের জন্য আসেন। बहुत लोग आता है ना ट्रीटमेंट के लिए। झारखंड का बॉर्डर एरिया हो गया, मैथान, फिर दुमका, गिरिडीह, ये सब जगह से जगह से आता है पेशेंट। तो ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर ब्रेन ट्यूमर्स? ब्रेन ट्यूमर में यूजुअली जैसे पेशेंट ये सिम्टम्स के साथ आता है, एमआरआई सीटी स्कैन से डायग्नोज हुआ, तो अगर बहुत छोटी साइज है तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व मतलब उसको पीरियोडिकली एवरी 3 मंथ्स 6 मंथ्स पे बुलाना और बार बार सीटी स्कैन या एमआरआई करके देखना कि उसका साइज बढ़ रहा है कि नहीं। पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा ट्यूमर हो तभी किया जाता है। पर अगर अप्रॉक्सीमेटली उसका साइज 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या अगर हमको लगता है कि ये कैंसर का ट्यूमर है, तो फिर वो ऑप्शन काम नहीं करेगा, हमें सर्जरी करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा 3 तरह की ट्रीटमेंट होती है। एक सर्जरी जो बिनाइन या सादा ट्यूमर होता है उसमें काम करेगा ट्यूमर निकलने के बाद, और आगे फर्दर ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर कैंसर वाला है, बायोप्सी में भी अगर कैंसर कंफर्म आता है तो सर्जरी तो हो गया, उसके बाद रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी की भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है। तो सर्जरी, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी, ये 3 चीज़ों से ही ब्रेन ट्यूमर का मैनेजमेंट किया जाता है। वो क्या पूरा ये जो सर्जरी, केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, इसमें क्या पूरा क्योर हो जाता है? कुछ जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं तो उसमें क्योर होने की बहुत सारी संभावनाएं हो जाती है, और कैंसर्स के भी जो ट्यूमर्स होते हैं उसमें भी स्टेज वाइज डिवाइड किया जाता है। पर स्टेज 3 के जो कैंसर्स के ट्यूमर्स होते हैं उसमें क्योर होने की काफ़ी सारी संभावना होती है। और कुछ रेयरली ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो बहुत ही ख़राब प्रकार के होते हैं, उसमें ये सब कुछ करने के बाद भी उनका फिर से होने के चांसेस भी होता है। अच्छा, तो जो ओवरऑल मैनेजमेंट और ओवरऑल आउटकम है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का ट्यूमर का बायोप्सी रिपोर्ट क्या आता है, उसके ऊपर सब और कंडीशन क्या है ट्यूमर का, हाँ उसके ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर ट्रीटमेंट आप डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, व्हाट रोल ऑफ केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी प्ले इन ट्रीटमेंट? केमोथेरापी और रेडियोथेरापी ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के बाद ही दिया जाता है, जो उसमें कैंसर वाला ट्यूमर होता है। उसमें कीमोथेरापी इसलिए दिया जाता है कि जो ट्यूमर्स के बाकी कुछ सेल्स रह गए तो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। और रेडियोथेरापी दिया जाता है कि अगर वहाँ पे जो ट्यूमर निकला है वहाँ पे कुछ कैंसर के माइक्रोस्कोपिक सेल्स भी या टिश्यू या थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है तो उसको वापस रीग्रो मतलब
बढ़ने नहीं देगा। तो इस तरह रीग्रो का चांसेस होता है जी, कैंसर वाले ट्यूमर्स में होते हैं और वो रीग्रो ना हो इसीलिए कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ये दिया क्या जाता है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये नहीं केमोथेरेपी? नहीं, ऐसा नहीं है, उसके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको ये इस तरह की कीमोथेरेपी दवाई 6 हफ्ता 8 हफ्ता लेनी है, रेडियोथेरेपी 1 महीना लेना है, तो इस तरह का होता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ लॉन्ग ये क्या कोई माने पेनफुल होता है ये ट्रीटमेंट? पेनफुल तो नहीं होता है, पर रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती है, पर पेशेंट साइड इफेक्ट भी होता है? सर कुछ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हर कैसे? ट्रीटमेंट की तरह। जैसे कीमोथेरेपी हुआ तो पेशेंट को जनरलाइज वीकनेस जैसा फील होना, अच्छा लेथार्जिक फील होना, अच्छा अच्छा। नहीं लगना, इस तरह की चीज़ें होती है। रेडियोथेरेपी लिया जाएगा तो थोड़ा डाइजेशंस में अच्छा नहीं लगता है, नोजिया जैसी फीलिंग आती है, इस तरह के थोड़े छोटे खाने में दिक्कत होता है? खाने में दिक्कत, इस तरह की चीज़ें होती है, तो उसके लिए साथ में जो ट्रीटमेंट जरूरी होता है वो दिया जाता है। पर करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कैंसर वाले ट्यूमर्स में सिर्फ सर्जरी करके छोड़ देंगे और कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जरूरत होगा और नहीं देंगे साइड इफेक्ट्स के डर से, तो कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में ही ट्यूमर वापस होने का चांस हो जाता है। तो ये तो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर अगर आपका रिपोर्ट्स, आपके बायोप्सी रिपोर्ट्स पेशेंट देख के बोलता है कि ये जरूरी है, ले लीजिए, नहीं तो वापस हो सकता है, तो ले लेना चाहिए। अच्छा, वो डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना भी जी ये तो जरूरी है, नहीं तो आपका क्या है कि सर्जरी करने का कोई फायदा नहीं होता है। और कुछ ब्रेन ट्यूमर्स तो ऐसे होते हैं कि आपने सर्जरी किया है, अच्छा लग रहा है, हो सकता है महीना 2 महीना में अगर आप फर्दर ट्रीटमेंट नहीं कराए तो वापस हो जाएगा। वापस हो जाएगा। তো ওখানেই শেষ নয়, মানে ডক্টর যেটা বলছেন যে আপনার সার্জারি হলো, সার্জারি হওয়ার পর যে ধরনের ট্রিটমেন্টের কথা ওনারা বলবেন, মানে ওনাদের ডক্টরদের টাচে থাকতে হবে আপনাকে, যে ওই যে সেলগুলো কিছু কিছু যদি থেকে যায় ওখানে, তাহলে কিন্তু ওখানে আবার গ্রো করতে পারে। তো সেক্ষেত্রে কেমোথেরাপি অথবা যে রেডিয়েশন থেরাপি যেগুলো হবে চলবে সেগুলোকে কিন্তু চালিয়ে যেতে হবে। সার্জারির পর আপনি যদি বন্ধ করে দেন তাহলে কিন্তু আবার সেটা অ্যাটাক করতে পারে বা আবার কিন্তু সেই জায়গা থেকে আবার ছড়ানোর চান্সেস থাকে। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ওখানেই থেমে গেলে চলবে না। ডক্টর যেটা বলছেন সেই মতন কিন্তু যত দিনের একটা প্রসেস থাকে ওই প্রসেসটাকে কিন্তু আপনাদেরকে ফলো করতে হবে, সেটা যতটাই লং হোক না কেন। মানে লং प्रोसेस होता है तो वो भी करना पड़ेगा, करना जरूरी है, थम जाने से नहीं होगा। हाँ, पूरा ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। पूरा ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। व्हाट आर द माने पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स ट्रीटमेंट? सर्जरी, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी, जो ये तीनों ज़रूरी चीज़ें हैं, उनके खुद के अपने अपने कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे कोई भी सर्जरी होता है तो जहाँ से काटा गया है वहाँ पे इन्फेक्शन होना, अच्छा। इस तरह के माइनर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और कुछ चीज़ों में इन्फेक्शन होने से क्या होगा? इन्फेक्शन होना तो पेशेंट के जो जहाँ से स्टिचिंग वगैरह किया गया है तो वहाँ पे हीलिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट को बुखार आ सकता है, एंटीबायोटिक हमें उस तरह से चेंज करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें किसी, ये तो इट्स अ जनरल कॉम्प्लिकेशन, कोई भी तरह की सर्जरीज में इस तरह का हो सकता है। और ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में आज की जो टेक्नोलॉजीज वगैरह अवेलेबल है, तो उसको अगर हम 40-50 साल के पहले कंपेयर करें तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयर हो गए, आउटकम भी बहुत अच्छा मिलता है। बट फिर भी अगर मान लो कि किसी को ट्यूमर ऐसी जगह पे है कि जहाँ से पेशेंट के हाथ पैर का मूवमेंट कंट्रोल हो रहा है, अच्छा। बोलने का सेंटर है, मतलब हमारे ब्रेन में जो पार्ट्स डिवाइड हो गया कि ब्रेन का ये हिस्सा है जो बोलने को कंट्रोल कर रहा है, ये हिस्सा है जो हमारा आंख से देखने का कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन का ये हिस्सा है जहाँ से हमारा सुनना कंट्रोल हो रहा है। तो अगर स्पेसिफिक उसी एरिया में उस तरह का ट्यूमर है तो फिर उस तरह की पेशेंट को प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं। मान लो कि अगर किसी को हाथ पैर का जहाँ से मूवमेंट कंट्रोल हो रहा है उसी जगह पे ट्यूमर है, तो सर्जरी करना तो ज़रूरत है, किया भी जाएगा, पर हो सकता है वो निकालने के बाद पेशेंट को उसी हाथ पैर में थोड़ा बहुत पैरालिसिस का असर होना या मूवमेंट कम होना, ये चीज़ें हो सकती है। तो एक तरह से कॉम्प्लिकेशन ही है। बट उसके होने के बाद भी अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म फिजियोथेरापी, कसरत वगैरह किया जाएगा तो कुछ महीनों में वो भी धीरे धीरे रिकवर हो सकता है। अच्छा, सर्जरी के बाद कितने दिन हॉस्पिटल में रहना क्या ज़रूरी है, या लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल में रहना कि वो घर जा सकते हैं? घर जा सकते हैं यूजुअली, अगर पेशेंट अर्ली स्टेज में हमारे पास आ गया है और कोई ज़्यादा
कोमॉर्बिडिटीज़ और बीमारीज नहीं है, पेशेंट का अगर सर्जरी अच्छे से हो गया है तो विद इन 5 to 7 डेज भी यूजुअली डिस्चार्ज हो जाता है ज़्यादातर पेशेंट में। और बाकी का फॉलोअप तो हम बुला के ही करते हैं, क्योंकि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया फिर बायोप्सी रिपोर्ट आएगा, उसमें यूजुअली 2 हफ्ते जैसे टाइम लगता है, फिर आगे का ट्रीटमेंट उसके ऊपर डिसाइड होता है, डिपेंड करता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक रहना ही है। अगर सब कुछ अच्छा है, आउटकम अच्छा है, पेशेंट खाने पीने लग गया है, मोबिलाइज हो गया, चलने फिरने लग गया, तो डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, घर जाने के बाद कोई मतलब कि कोई स्पेशल केयर लेना जरूरी है? स्पेशल केयर तो जो दवाइयाँ दी जाएगी आपको वो टाइम से लेना है, और कोई बीमारी से उसको कंट्रोल करना है, पेशेंट का खाने पीने का ध्यान रखना है, बिठा के खाना देना है, मोबिलाइजेशन वक्त पे सपोर्ट रहना है। कोई आदमी थोड़े 2 हफ्ता 3 हफ्ते तक उनके साथ रहना चाहिए ताकि और गिर ना जाए, डिसबैलेंस ना हो जाए, ये सब चीज़ें ना। तो इस तरह का जनरल जो चीज़ें हम ध्यान रखने वही करनी जरूरी होती है। अच्छा, वो सब अब गाइडलाइन में जी जी, वो तो सब गाइडलाइन देख के रिटर्न में नर्सिंग स्टाफ के द्वारा हमारे द्वारा बताया जाता है कि घर पे कौन से टाइम पे क्या दवाई लेना है, कैसे ध्यान रखना है और कब फॉलोअप में आना है, एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, can a person live a normal life after brain tumor treatment? श्योरली, आजकल के ज़माने में अगर ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए तो पेशेंट कम्प्लीटली अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है, पहले जैसे था वैसे ही अपना अगर कोई काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो वो कर सकता है। कितने दिनों में जॉब में रिटर्न? यूजुअली अगर सब कुछ ठीक है 1 महीने में कर सकता है, 3 to 4 वीक्स के सर्जरी के बाद। पर आउटकम और वो सब डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना जल्दी डॉक्टर के पास गया है। अच्छा, अगर आपको ट्यूमर होने के बाद, आपने डायग्नोस होने के बाद भी कभी कभी पेशेंट क्या होता है, खास करके कम पढ़े लिखे लोग और गांव से जो आते हैं उनको पता चल जाता है कि हमको ब्रेन ट्यूमर है, फिर भी वो एक डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर दूसरे को दिखाते हैं। 1 बार एमआरआई हुआ, 2 बार एमआरआई हुआ, 3 बार एमआरआई, बार एमआरआई करने से तो ट्यूमर ठीक नहीं होता है ना। तो वो इसी चीज़ में उलझते रहते हैं, तो काफ़ी फिर ट्यूमर का साइज़ बढ़ जाता है, काफ़ी प्रोग्रेस हो जाते है। ऐसी चीज़ में हो सकता है कि सर्जरी करने में भी दिक्कत आए और सर्जरी के बाद रिकवरी में भी थोड़ा डिले हो सकता है। बट यूजुअली अगर पेशेंट का टाइमली और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए तो रिकवरी काफी अच्छी होती है। एमआरआई तो एक डायग्नोसिस का एक पार्ट है, डायग्नोसिस का एक पार्ट है, वो ट्रीटमेंट वो तो ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। इसीलिए इसमें एक আসলে আপনারা ডক্টর যেটা বলছেন যে আপনারা এটা খুব ভালো করে মনের মধ্যে নিয়ে নেন যে এমআরআই হলো বা ধরুন মানে আপনার যে টেস্টগুলো হলো সেই টেস্টগুলো করার পর কিন্তু আপনাকে ট্রিটমেন্টে আসতে হবে। যত আপনারা দেরি করবেন তত কিন্তু আপনার যে টিউমার আছে, যে ধরুন ডায়াগনোসিস করে বা এমআরআই করে ধরা পড়লো যে আপনার টিউমার হয়েছে, তাহলে যদি টিউমার ধরা পড়ে তাহলে কিন্তু আপনাকে মানে খুব তাড়াতাড়ি তুরন্ত ট্রিটমেন্ট মে জানা পড়েগা। ওই আপনি আরেক জায়গায় এমআরআই করলেন শিওর হওয়ার জন্য যে সত্যিই আমার মানে ডক্টরের উপরে একটা বিশ্বাস হলো না, যে फेथ नहीं होता है जी कि ये क्या ठीक बोल रहा है कि नहीं, कि আপনারা আবার একটা ডক্টরের কাছে গেলেন, दूसरे डॉक्टर के पास गया कि दूसरे डॉक्टर भी एमआरआई करने के लिए बोला कि ये दोनों एमआरआई हो गया, फिर तीसरे डॉक्टर के पास गया। ऐसे करने से वो टाइम किल हो जाता है, तो टाइम चला जाता है। তো এই মানে সময়টাকে আপনারা নষ্ট না করে সময়ের কিন্তু এই সমস্ত ট্রিটমেন্টের জন্য, এই সমস্ত অসুখের জন্য কিন্তু সময়টা ইজ আ ভেরি মানে প্রচন্ড একটা বড় ফ্যাক্টর, প্রচন্ড বড় ফ্যাক্টর। সুতরাং সময়টাকে আপনারা একেবারে নষ্ট করবেন না। সময় নষ্ট না করে ডক্টরের কাছে আসুন, ডক্টর যেরকম যেরকম বলছেন ঠিক সেরকম ভাবে আপনারা ট্রিটমেন্টের মধ্যে আপনারা মানে চলে যান। কেননা এমআরআইটা হচ্ছে, আবারও বলছি, এমআরআই বা যে ধরনের টেস্টগুলো হচ্ছে সেটা কিন্তু আপনার রোগটাকে নির্ধারণ করছে, এটা কিন্তু আপনার রোগের ট্রিটমেন্ট নয়। আপনার রোগের ট্রিটমেন্ট তখনই হবে যখন ডক্টর আপনাকে যা যা কিছু মানে প্রেসক্রাইব করবেন বা যে পথে এগোতে বলবেন, যদি সেটা খুব ছোট জায়গায় হয়, একদম ফার্স্ট স্টেজে ধরা পড়ে, যদি আপনার মেডিসিনে হয়ে যায় তো হয়ে যাবে, যদি না হয় তাহলে তার গ্রোথ অনুযায়ী, টিউমারের গ্রোথ অনুযায়ী আপনাকে কিন্তু সার্জারিতে আসতেই হবে। এবং সেই সার্জারি হওয়ার পরেও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের স্টেপস রয়েছে, সেই স্টেপগুলো ফলো করে ডক্টরের সাথে আপনাকে যোগাযোগ রেখে কিন্তু এটা করতে হবে। ওই নিজের বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করে কিন্তু এই এত বড় ধরনের একটা রোগ থেকে কিওর পাওয়াটা কিন্তু খুব সহজ নয়। তো লাস্ট একদম আমি একটা প্রশ্ন আপনাকে করব ডক্টরকে, যে
ये जो ब्रेन ट्यूमर जो होता है तो इसके लिए कोई प्रिकॉशंस होता है कि आप तो बोल रहे हैं कि ये कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये तो हमको मालूम नहीं है। इसीलिए जैसे बाकी ट्यूमर्स होते हैं, कुछ ट्यूमर्स होते हैं जैसे सिगरेट्स पीने के लंग कैंसर्स होता है, अल्कोहल की वजह से कुछ होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है, कुछ केमिकल एक्सपोजर से होता है, फैक्टरीज वगैरह में भी कुछ होते हैं जिसकी वजह से सांस में हो जाता है तो लंग कैंसर होने की चांस है। तो ब्रेन ट्यूमर में सच ऐसा कोई कंक्लूसिव रिस्क फैक्टर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। बट फिर भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना तो अच्छी ही बात है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, वॉकिंग करना, ये सब चीज़ें तो करना ही चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। बट स्पेसिफिक कोई ऐसा आइडेंटिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं। कुछ लोग तो ये सुन के मन में शांति आएगा कि हम स्मोक कर रहे हैं कि अल्कोहल ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, आप स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं तो उसको ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा, ये बात तो ठीक है, हम मान सकते हैं। पर उसके और तो बहुत कुछ इफेक्ट्स हो सकता है। हाँ, जैसे स्मोकिंग की वजह से लंग्स खराब होना, इन्फेक्शन होना, लंग कैंसर भी होना, अल्कोहल की वजह से पेनक्रियास के प्रॉब्लम्स होना, लीवर्स के प्रॉब्लम्स होना, किडनी में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। इससे ब्रेन बचा के बाकी सब डैमेज करने का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। और इससे भी मैंने ब्रेन में इफेक्ट हो ही जाता है। अल्टीमेटली तो होता ही है। शरीर तो एक सब ऐसा नहीं कि एक ऑर्गन अलग ही काम करता है। ब्रेन, लंग्स, किडनी सब और ब्रेन ही तो पूरा कंट्रोल करता है ना। ये अल्टीमेटली तो ब्रेन ही करता है ना। हाँ। और ये सब जो होता है ये न्यूरो का ही पूरा प्रॉब्लम है। जी, न्यूरो सर्जरी के न्यूरो से और क्या क्या, ब्रेन ट्यूमर तो होता ही है, और क्या क्या भाई न्यूरो सर्जन के अंडर क्या क्या हाँ क्या क्या आता है? ब्रेन के रिलेटेड जो सर्जिकल प्रॉब्लम है तो सब कुछ न्यूरो सर्जन के अंडर आता है, जिसमें ब्रेन ट्यूमर्स हो गया। फिर एक्सीडेंट्स के जो केस होते हैं जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, रक्तस्राव जो होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाना, हेमरेज जो होता है। अगर किसी का एक्सीडेंट होके स्कल में फ्रैक्चर हो गया है, किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गया, हेमरेज हो गया, जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं सब कुछ ब्रेन सर्जन के अंडर आता है। प्लस स्पाइन के जो केसेस होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स में ट्यूमर होना, किसी को स्लिप डिस्क हो जाना जिसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी ट्यूमर्स होते हैं जिसमें सर्जरी की कभी कभी जरूरत पड़ती है। तो पूरा ब्रेन और स्पाइन के जो सर्जिकल केसेस होते हैं वो सब कुछ न्यूरो सर्जन के अंदर, सब न्यूरो सर्जन के अंडर ही जाता है। तो শুধুমাত্র ব্রেন টিউমার নয়, নিউরো সার্জনকে আপনারা কনসাল্ট করতে পারেন। যে জিনিসগুলো সেগুলো হচ্ছে স্পাইন এবং ব্রেন সংক্রান্ত যদি আপনার সার্জারির জন্য কোনো কিছু প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু আপনারা নিউরো সার্জনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আবারও বলি যে এই নিউরো সার্জারি হোক বা যে ধরনের আমরা এই যে হেলথ এক্সপ্রেসে বিভিন্ন দিন বিভিন্ন ডক্টরসদের নিয়ে বসছি এই জন্যই যে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল আসানসোলই হোক বা দুর্গাপুর, এই দুটো জায়গাতেই কিন্তু মানে বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন স্বনামধন্য ডাক্তাররা রয়েছেন, ভীষণ নামকরা ডক্টরসরা রয়েছেন। তাদের কাছে যদি আপনারা একবার যান তাহলে কিন্তু ওই যে বারবার করে যে জিনিসটা বলছি যে একটা রোগ হওয়া মানে সেটাকে কিন্তু প্রথমে আগে ডায়াগনোসিস করাটা খুব দরকার। वही ना जो कुछ भी बीमारी होता है तो उसका सिम्टम से लगता है कि ब्रेन रिलेटेड है तो अर्ली कंसल्टेशन करके उसके जो जरूरी एमआरआई, सीटी स्कैन और भी रिपोर्ट है वो करके डायग्नोस करके ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करना जरूरी है। हाँ, और वो जो মানে ডায়াগনোসিস বহুত জরুরি है। और মানে এটা আপনাদের বারবার করে বলছি যে কোনো জিনিসটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন যে এটা আপনাদের সিমটমটা হচ্ছে তাহলে কিন্তু বাড়িতে না থেকে সরাসরি হসপিটালে আসুন, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালে আসুন। সেখানে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এবং वो जो टेस्ट वगैरह जो होता है वो सब आपके हेल्थ वर्ल्ड में ही तो हाँ, वहाँ पे इन हाउस हेल्थ वर्ल्ड आसनसोल में ही एमआरआई, सीटी स्कैन, पेट स्कैन और सर्जिकल पार्ट के लिए भी जो जरूरी है, सर्जरी के बाद के मैनेजमेंट के लिए आईसीयू का केयर, एवरीथिंग इज अवेलेबल। মানে সমস্ত কিছুই আপনারা ওই এক ছাদের তলাতেই কিন্তু পাবেন। বিশিষ্ট ডক্টরদের পরামর্শ যেরকম পাচ্ছেন, বিশিষ্ট ডক্টররা যেরকম ডায়াগনোসিস করে বলে দিচ্ছেন যে এই রোগটা আপনার হয়েছে, আপনার কেস হিস্ট্রি জানাটা খুব দরকার। যে জিন का जो
जो समस्या से ब्रेन ट्यूमर होता है उसके लिए तो केस हिस्ट्री भी बहुत जरूरी होता है ना। हाँ वही वही, वो तो ओपीडी में पेशेंट आने के बाद ही हम पूछ के और इस तरह से पता कर सकते हैं। তো এরকম কেস হিস্ট্রিটা নিয়ে বা ধরুন ডক্টর যেটা বলছিলেন যে শুধুমাত্র তো মানে ব্রেন টিউমার কিভাবে কোথা থেকে কখন হবে সেটা তো বলা যায় না খুব কিন্তু অনেক সময় জিন ঘটিত সমস্যা থেকেও কিন্তু জিনের যদি কোনো মানে যদি পাল্টে যায় বা কোনো রকমের এদিক ওদিক হয় তাহলে কিন্তু সেটা ব্রেন টিউমার হতে পারে সেরকম এতে এরকম জরুরি নয় যে আপনার মায়ের আছে বাবার আছে বলেই আপনার হবে সেরকমটা নয় কিন্তু যদি জিন ঘটিত কোনো সমস্যা থেকেও কিন্তু ব্রেন টিউমার হতে পারে এবং যদি হয় তাহলে অবশ্যই ওই যে কথাটা আবারও বলবো যে একেবারে দেরি না করে হেলথ ওয়ার্ল্ডে চলে আসুন। আসানসোলে যারা মানুষজনেরা আছেন তারা আসানসোলে আসুন, দুর্গাপুরের মানুষজনেরা দুর্গাপুরে আসুন, বিভিন্ন বাইরে থেকে যারা আছেন যারা হেলথ ওয়ার্ল্ডকে বিশ্বাস করেন এবং বিশ্বাস করে আপনারা এখানে আসেন তারা নিশ্চয়ই মানে সফল হয়ে বা সেই রোগ থেকে নির্মূল হয়ে আপনারা প্রচুর মানুষজন এখান থেকে যান এবং নর্মাল লাইফে তারা ফিরে যান, তাদের যে লাইফস্টাইল আছে সেটার মধ্যে ফিরে যান। এবং ডক্টর যেটা বলছিলেন যে ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রেও কিন্তু যদি সঠিক সময় সঠিক ট্রিটমেন্ট হয়, সঠিকভাবে যদি ডায়াগনোসিস করে আপনার ট্রিটমেন্ট শুরু করে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু আপনি খুব তাড়াতাড়ি আপনার নর্মাল লাইফে কিন্তু ফিরে যেতে পারেন। এবং और एक बात है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल लाइफ में वो जा सकते हैं पर ये जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसके अंदर क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है कि ये उसका काम कर सकता है? हाँ, ट्रीटमेंट जैसे जो ब्रेन ट्यूमर्स के जो बिनाइन या जो सादी गठन होती है उसमें तो सर्जरी के बाद और कुछ ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यूजुअली आप सर्जरी होगा 5-7 दिन में आपका सब कुछ ठीक रहा तो डिस्चार्ज हो गया और एक हफ्ते बाद उनका स्टिच रिमूवल मतलब जो सिलाई किया गया है स्टिच रिमूव करना होता है वो हो जाएगा। उसके बाद और कोई ट्रीटमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ फॉलोअप में आपको महीने उसके बाद 3 महीने 6 महीने पे उस तरह दिखाने आना है ना। जिसको केमो और रेडियो वगैरह रहता है उसमें पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट यंग एज में है और कोई ज़्यादा वीकनेस वगैरह नहीं है, कीमोथेरेपी चल रहा है चल फिर रहा है तो वो यूजुअली अपना रूटीन लाइट वर्क तो कर ही सकता है। हाँ, काम में क्या जा सकता है? काम में भी अगर कोई ज़्यादा हेवी मशीनरी इन्वॉल्व करे उस तरह का काम नहीं है, नॉर्मल काम है, शॉप पे जाना है या कोई टेबल वर्क टाइप का कोई ऑफिस वर्क है तो वो कर सकते हैं, वो कर सकता है। তো যেটা বলছিলাম যে আপনারা নর্মাল লাইফে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারেন এবং যাদের ধরুন কেমো বা রেডিয়েন্স দেওয়া হচ্ছে সেরকম অবস্থায় কোনো হেভি ওয়ার্ক না করে আপনারা যদি নর্মাল যতটা নর্মাল লাইফে থাকা যায় সেরকম কিন্তু আপনারা থাকতেই পারেন। और ये बहुत ज़रूरी होता है ना कि मेंटल स्टेबिलिटी माने ये जो एक मानसिक दृढ़ता ये भी रखना पड़ता है। जी हाँ, वही यूजुअली पेशेंट को जब डायग्नोस होता है कि ब्रेन ट्यूमर है तो वो वही से नर्वस ब्रेकडाउन और एक तरह से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि अब क्या होगा, मेरा ट्रीटमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए पर आपको वही है कि आप अर्ली से अर्ली स्टेज में डायग्नोस होने के बाद या न्यूरो सर्जन से कंसल्ट कीजिए, उनकी सलाह लीजिए। अगर नहीं आपको ठीक लगता है तो और कहीं नहीं आप सेकंड ओपिनियन लीजिए, बट सेकंड ओपिनियन आपको न्यूरो सर्जन से ही लेना चाहिए है ना, क्योंकि जो स्पेशलिटी का जो डिजीज का जो डॉक्टर है उसे सेकंड न्यूरो सर्जन थर्ड न्यूरो सर्जन से लीजिए तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। वो लोग आपको समझाएंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, करने का क्या फ़ायदा है, नहीं करने का क्या फ़ायदा है, और जो उसको भी जहीं पे भी ठीक लगे उस पर आप ट्रस्ट करके अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना जरूरी है ताकि और डैमेज ना हो। हाँ, ट्रास्ट करना बहुत जरूरी है डॉक्टर के ऊपर, जो আপনাদের বিশ্বাসটা রাখতে হবে, মানসিক দৃঢ়তাটা যেরকম রাখতে হবে নিজের উপরে যে এটা হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু আমি खूब इससे रिकवरी भी खूब बहुत फास्ट होता है ना। अगर आपका मेंटल स्टेट अच्छा है, हाँ। आप पॉजिटिव है कि मुझे भले ही ये बीमारी हुआ है पर उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है और इसको हम करवाएंगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट और भी अच्छा मिलता है और आप भी अच्छे रहते हैं, हेल्थ पे भी ओवरऑल असर करता है। हाँ, তাহলে আমরা যেটা
ডক্টর মিলিন কুমার সেনজালিয়া সঙ্গে কথা বলে আজকে যেটা জানতে পারলাম যে ব্রেন টিউমার বা ধরুন যে কোনো ধরনের রোগ আমাদের হতেই পারে। ব্রেন টিউমারটা শুনলে একটু আমাদের প্রথম থেকেই হয়তো মাথার মধ্যে এরকম হয় যে ব্রেন টিউমার হয়েছে, বিশাল একটা কিছু হয়ে গেছে, এরকমটা নয়। খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং আপনি 2বার 3বার কোনো ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করতেই পারেন, কিন্তু সেটা অবশ্যই কোনো নিউরোসার্জনের সঙ্গে কনসাল্ট করতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি ট্রিটমেন্টে আসবেন তত কিন্তু আপনি কিওর হতে পারেন। এবং সব শেষে বলি যে আপনাদের মানসিক দৃঢ়তাটা খুব ভালো করে মানে মানসিকভাবে প্রস্তুতিটা নিতে হবে যে আমি ব্রেন টিউমারে যদিও বা আক্রান্ত, আমাকে কিন্তু এখান থেকে মুক্ত হতে হবে, আমাকে ডক্টরের সঙ্গে থাকতে হবে। যদি আপনি পজিটিভ মানে একটা মেন্টালিটি নিয়ে এগোন তাহলে অবশ্যই আপনি কিন্তু এই রোগ থেকে মুক্ত হতে পারবেন। আশা করি ব্রেন টিউমার নিয়ে যা যা কিছু মানে সমস্যা আপনাদের মধ্যে কারুর মধ্যে রয়েছে তাদের একটা স্পষ্ট ধারণা দেওয়া গেল আজকের আলোচনা থেকে, এবং তার জন্য बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेंजालिया, आपको एक्सप्रेस न्यूज़ में आने के लिए जी धन्यवाद। धन्यवाद। और आप अब भी अच्छे रहिए और हमारा पेशेंट भी जो है आपके वहाँ जो आता है वो भी अच्छा रहे। हेल्थ वर्ल्ड का जो पेशेंट है और हमारा जो মানে যে ভিউয়ার্স সবাই আপনারা সকলে খুব সুস্থ থাকুন। হেলথ ওয়ার্ল্ডের এই যে অনুষ্ঠান, আমাদের এক্সপ্রেস নিউজের এই যে অনুষ্ঠান হেলথ এক্সপ্রেস, এটার অংশ হন, তাহলে কিন্তু অনেক মানে রোগ সংক্রান্ত সমস্যার কথাও আপনারা জানতে পারবেন এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিকারও আপনারা জানতে পারবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ এবং আপনাদের প্রত্যেকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়।